बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इसकी स्लाइड्स हमने तैयार नहीं की, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो अभी इस चैप्टर 7 को हम बुक से पढ़ेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये चैप्टर 7 है और इसके साथ ये चैप्टर 6 में एक क्वेश्चन दिया गया था। तो ये इसके जो फिगर्स हैं, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो अमाउंट्स हैं, वो हम यूज़ करेंगे चैप्टर 7 में फर्दर। तो इसलिए इसको इसके साथ खोला हुआ है ताकि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाने जाएं तो हमें फिगर्स जो है ना वो अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चैप्टर 7 जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर 7 है फंड एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फंड और कैश फ्लो, इसमें आपको एक फ़र्क जानना है, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। तो जो कंटेंट है वो क्या होगा? फ्लो ऑफ फंड्स, सोर्सेज एंड यूजेस स्टेटमेंट। इसमें फ़ंड्स की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, उसमें यूजेस जो है फ़ंड का वो क्या है, उससे क्या मुराद है, सोर्सेज क्या हैं फ़ंड्स के वो, और ये फ़ंड स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो वो क्या होगी, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे जो कंटेंट है और अल्टरनेटिव फॉर्म्स है स्टेटमेंट की, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़ को हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद कैश फ्लो फोरकास्टिंग है कि इसमें सेल्स फोरकास्ट हम कैसे बनाएंगे, और कलेक्शन एंड अदर कैश रिसीट, कैश डिसबर्समेंट, नेट कैश फ्लो एंड कैश बैलेंस। तो कैश फ्लो फोरकास्टिंग में आ जाएगा। फिर रेंज ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेट कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, उसमें हम प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी जो है वो उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिर इसकी बेस पे हम इनकम स्टेटमेंट को फोरकास्ट करेंगे, बैलेंस शीट को, और जो रेशोज़ हम कैलकुलेट करके उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो हमने पहले एक चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन इस बेस पे जो फोरकास्टिंग है, जो एस्टिमेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो इसको भी हम 2 स्लाइड्स में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें कंटेंट और कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा है। तो अगर हम इकट्ठा इसको फिनिश करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो हम कैश फ्लो फोरकास्टिंग से पहले तक जो है ना वो स्लाइड में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं बुक से ज़्यादा जो है, क्योंकि डिटेल में है, तो मैं सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। और इसमें आप अगर ये देखें तो इधर लिखा है ऑल्सो नॉन एज सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट और अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें क्या बताया गया है कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो बैलेंस शीट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में चेंज होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ईयर 1 की बैलेंस शीट है और फिर ईयर 2 की बैलेंस शीट है। तो जब आप सेपरेटली देखते हैं ईयर 1 की बैलेंस शीट को और सेपरेटली देखते हैं ईयर 2 की बैलेंस शीट को, तो इतना अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो एक सेपरेट पीरियड्स होते हैं। लेकिन अगर आप इसको लिंक करें ईयर 1 की बैलेंस शीट को ईयर 2 की बैलेंस शीट के साथ, तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसका फ़्लो कैसे हुआ है, फ़्लो ऑफ फंड्स जो है वो कैसे हुआ है। इनकम स्टेटमेंट का भी सेम है इस तरीके से, एक पीरियड की इनकम स्टेटमेंट और दूसरे पीरियड की। फॉर एग्जांपल ईयर 1 में आपकी जो रेवेन्यू था वो 2000 था, ईयर 2 में आपका रेवेन्यू 2800 है। तो इसमें जो है कलेक्शन ऑफ फंड्स या सेल्स जो है, अगर वो हम उसको कंसिडर करें कि वो बेस्ड ऑन कैश है, क्रेडिट नहीं है, तो उसमें 800 का कैश इनफ्लो आया। तो फंड फ्लो ऑफ फंड जो है वो हुआ है। बैलेंस शीट में फॉर एग्जांपल आपके जो एसेट्स थे ईयर 1 में वो 1000 थे और ईयर 2 में आपके एसेट्स जो है वो 1500 हैं। अगर 1500 है तो 500 का आपने जो है वो एक्सपेंस किया, तो कैश आउटफ्लो 500 का किया है, तो उसका सोर्स ऑफ फंड किया। तो ये यूज़ हो गया कि कैश आपने कहाँ यूज़ किया, तो इसका सोर्स ऑफ फंड क्या हो सकता है, आपने लोन लिया हो, फाइनेंसिंग की हो। तो ये सब आगे जाके बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम फ्लो ऑफ फंड्स देखते हैं फ्रॉम वन फाइनेंशियल ईयर टू अनदर फाइनेंशियल ईयर, तो इसमें फिर हमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आती है, ठीक है। इसमें फिर एक्टिविटीज़ हैं, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में हम इसको करते हैं। ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसको हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा मेजर टूल कह रहा है कैश बजट।
कैश बजट जो है वो बजटिंग में आता है। आपकी जो करंट डेटा है आपके पास, उसकी बेस पे या करंट जो फिगर्स हैं उसके बेस पे आप जो है वो बजट बनाते हैं। तो बजटिंग इज़ वो फोरकास्टिंग में आता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर का एक ये भी रोल होता है कि वो बजटिंग जो है वो करता है, और उस बजटिंग के मुताबिक फोरकास्टिंग में वो बिज़नेस रिस्क और जो लिक्विडिटी फर्म की है उसको कंसीडर करता है कि कितने लिक्विड कैश अवेलेबल है, कि सिर्फ वो ये सिर्फ नेट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ एक्रूवल बेसिस नहीं है कि नेट प्रॉफिट तो आपने मिलियन का बना लिया लेकिन आपके पास कैश शॉर्टेज है क्योंकि वो लिक्विडेट नहीं हुआ। तो लिक्विडिटी फर्म की और उसके अलावा जो बिज़नेस रिस्क है, इस चीज़ को सारा फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो इस चीज़ को देखता है वाइल मेकिंग अ बजट और कैश बजट और फोरकास्ट। तो ये एक इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने बताया है। अच्छा, इसके बाद फंड सोर्सेज एंड यूजेस स्टेटमेंट। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि फ़्लो ऑफ फंड्स जो है वो कैसे प्लेस होता है। ठीक है, ये फर्स्ट जो पैरा है मैं आपके लिए रीड आउट करता हूँ, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। द फाइनेंशियल मैनेजर मेक्स डिसीजंस टू इंश्योर दैट द फर्म हैज़ सफिशिएंट फंड्स टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस व्हेन दे आर ड्यू एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो ये मेक श्योर करता है कि कंपनी के पास, फर्म के पास सफिशिएंट फंड हो कि वो अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको मीट कर सके और साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को उसका एडवांटेज ले सके। ठीक है, तो इसको हेल्प करने के लिए जो है ये डिसीजन जो बनाए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं होते, वो मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और फिर इसलिए हम इस फ्लो ऑफ फंड्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ थी जो पहले बताई हो, लेकिन एक और एस्पेक्ट से उन्होंने आपको ये बताया कि फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल होता है इन टर्म्स ऑफ कंपनी हैविंग सफिशेंट फंड्स ऑफ कैश। अच्छा, इसके बाद फ्लो ऑफ फंड्स, इसमें जो मेन पर्पस था फ्लो ऑफ फंड वो बताया गया, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अल्टरनेटिव फंड्स की अभी क्या डेफिनेशन है? बहुत सारी इसमें डेफिनेशन है फंड्स की, तो हम 2 या 3 जो है उसको स्टडी करेंगे फॉर अस नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। तो क्या कह रहा है कि द फर्स्ट डेफिनेशन दैट कम्स टू माइंड इज़ दैट फंड्स आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पहला जो हमारे दिमाग में आता है कि फंड्स क्या हैं, वो मनी है, कैश है या कैश इक्विवेलेंट। मनी कैश इक्विवेलेंट क्या होगा? वो आपके बॉन्ड्स हैं जो आप किसी भी टाइम उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, वो आपके बॉन्ड ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस जिसको हम कहते हैं वो कर सकते हैं, या आपका कैश है या आपके बैंक में बैलेंस पड़ा है जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट से हमारा पहले मतलब वो आता है। अच्छा, अभी ये जो इफ़ेक्ट होता है ट्रांजैक्शंस में, इसमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जब हम कैश की बात करते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की, तो ये फ़ंड को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करता है कि फ़्लो ऑफ फंड जो है ना समथिंग बियॉन्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसको हम फिर पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। यहाँ से अगर आप देखें, अ फ्लो ऑफ फंड्स एनालिसिस इन विच फंड्स आर डिफाइंड स्ट्रिक्टली एज कैश would fail to consider transactions that did not directly affect cash, and this transaction could be critical to a complete evaluation of the business. तो इसमें क्या हो सकता है कि बहुत कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं कि जो कि कैश को हिट ना करें या कैश से डायरेक्टली इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन वो बिज़नेस की वैल्यूएशन में बड़ा क्रिटिकल पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने जो सेल्स की है, ठीक है, वो आपका रेवेन्यू है, उसकी बेस पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो जो सेल्स आपने की है वो अगर क्रेडिट सेल है तो कैश तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, मतलब कैश आपको कलेक्ट नहीं हुआ, तो कैश इनफ्लो नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ फंड को ये कहें कि वो सिर्फ कैश या कैश इक्विवेलेंट्स है, तो फिर हम सेल्स को एज अ फंड नहीं ले सकते। ठीक है, ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपने कैसे एक्वायर की है? आपने अपना स्टॉक जो है वो बेचा, या बॉन्ड्स जो हैं वो बेचे, उसके अगेंस्ट आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है। अभी ये जो बॉन्ड आपने दिए ये कैश इक्विवेलेंट्स है, उसके अगेंस्ट आपने प्रॉपर्टी लिया, तो ये आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, लेकिन
उसके अगेंस्ट आपने प्रॉपर्टी ली है, यानी कि एसेट लिया है। अभी जो एसेट है वो विद द शॉर्टर टर्म वो आपका कैश आउटफ्लो हुआ, वो एक्विजिशन हुई, लेकिन इन फ्यूचर जो है ये एक ऐसा डिसीजन है कि वो फर्म को फ़ायदा देगा, तो दैट एसेट विल बी यूज्ड इन फ्यूचर टू जनरेट प्रॉफिट्स फॉर द फर्म और द कंपनी। तो जब हम वो एसेट को एक्वायर करेंगे तो ये हमारा कैश आउटफ्लो होगा, लेकिन वो एसेट जो है वो फर्दर फ्यूचर में हमें ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा। तो ये चीज़ें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के डेफिनेशन में कवर नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ब्रॉडनिंग आवर कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स टू इंक्लूड ऑल ऑफ द फर्म्स इन्वेस्टमेंट्स and claims against those investments allows us to capture all of these transactions as both sources and uses of fund। तो फंड को हम ब्रॉडर टर्म में देखते हैं कि इसमें फिर इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं और क्लेम्स उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो क्लेम है, तो फिर सारी ट्रांजैक्शन जो है ना जिसमें सोर्स ऑफ फंड भी आ जाएगा, यूज़ ऑफ फंड भी आ जाएगा। जैसे अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी एक्वायर की है, तो प्रॉपर्टी जो एक्वायर की है वो यूज़ ऑफ फंड है, लेकिन सोर्स ऑफ फंड क्या है कि वो आपने एक्वायर की अगेंस्ट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया, सही है। तो इन्वेस्टमेंट्स एंड क्लेम्स, ये डेफिनेशन हम फंड की जो है ना इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें वही मतलब डेफिनेशन दी हुई है। अच्छा, टेक नोट जो है ये क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट इज़ इक्वल टू स्टॉक ऑफ फंड्स, चेंजेस इन बैलेंस शीट आइटम्स नेट फ्लो ऑफ फंड्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक पीरियड को हम सेपरेटली देखेंगे तो वो हमारा स्टॉक ऑफ फंड्स होगा, जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में देखेंगे चेंजेस को तो वो फ्लो ऑफ फंड्स होगा। तो ये आप लोग का एक कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अभी यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वी मस्ट एम्फसाइज दैट द फ्लो ऑफ फंड्स स्टेटमेंट पोर्ट्रे नेट rather than gross changes between two comparable balance sheet at a different dates। तो दो पीरियड की हमारे पास बैलेंस शीट आ गई, तो वो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो नेट पे नहीं बल्कि ग्रॉस चेंजेस जो है ना उस पर जो है फर्क करता है। मिसाल के तौर पे चेंजेस माइट बी थॉट टू इंक्लूड ऑल चेंजेस दैट अकर बिटवीन टू स्टेटमेंट डेट रादर दैन द सम ऑफ दिस चेंजेस। तो हम इसमें हर फैक्टर को डिफरेंटली जो है वो डिफ़ाइन करेंगे जो उसमें चेंज है। फॉर एग्जांपल, बैलेंस शीट में जो आपके रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स जिसको कहते हैं, रिसीवेबल्स आपके फर्स्ट ईयर में या जो भी जो हमारी बैलेंस शीट एक पीरियड 1 की है उसमें 1000 थे और पीरियड 2 में आपके जो रिसीवेबल हैं वो 800 हैं। तो हमने इसको सेपरेटली देखा है कि इसमें जो चेंज है रिसीवेबल की वो 1000 से 800 में गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके रिसीवेबल 1000 से 800 पे गए हैं तो 200 से कम हुए। 200 से कम हुए तो इसका मतलब है कि आपके पास कैश इनफ्लो आया है 200 का, क्योंकि आपके जो रिसीवेबल हैं जिनसे आपने पैसे लेना था कस्टमर से वो 1000 था पहले, तो आप ही 800 है, तो इसका मतलब है कि 200 कलेक्ट हो गया है। तो ये हम सेपरेटली जो है इसको देखते हैं नेट का, हम ग्रॉस नहीं लेते कि हम पूरी बैलेंस शीट का ग्रॉस ले लें कि जो टोटल आ रहा है टोटल एसेट्स का उसमें कितना फ़र्क है, नहीं, हम हर जो नेट चेंज है उसको लेंगे। तो ये थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आगे वो कहता है कि व्हाट आर सोर्सेज एंड यूजेस। ये मैं आपके लिए रीड आउट करता हूँ क्योंकि आगे नोट्स भी आएंगे और ये बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। आगे हमारा एक चार्ट भी आएगा जिसमें हम ये देखेंगे कि इसमें सोर्सेज कौन सा है और यूज़ क्या है, ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का। तो इसको मैं पढ़ता हूँ। वी प्रिपेयर अ बेसिक बेयर बॉन्ड फंड स्टेटमेंट बाय वन डिटर्मिनिंग द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ नेट बैलेंस शीट चेंजेस दैट अकर बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स, पहले जो इसमें बता गया है। क्लासिफाइंग नेट बैलेंस शीट चेंजेस एज ईदर सोर्सेज और यूजेस ऑफ फंड। तो पहले तो हमने उसको दो बैलेंस शीट को ले लेना है, ठीक है, उसकी अमाउंट और डायरेक्शन जो नेट बैलेंस का वो हमने देखना है। फिर सेकंड पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि इसमें सोर्स क्या है और यूज़ ऑफ फंड्स क्या है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फंड इज़ समथिंग डिफरेंट, यूज़ ऑफ फंड इज़ समथिंग डिफरेंट। ये कॉन्सेप्ट आपने ग्रैब करना है। थर्ड पे क्या हम करेंगे, कंसोलिडेटिंग दिस इंफॉर्मेशन इन अ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स स्टेटमेंट फॉर्मेट।
तो स्टेटमेंट फॉर्मेट हम बनाएंगे तो इसमें हम इसको कंसोलिडेट करेंगे, इकट्ठा हम लिखेंगे कि जहाँ पे ये सोर्स है वहाँ पे सोर्स का लिखेंगे, जहाँ पे यूज़ है वहाँ पे यूज़ का। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दीज स्टेप्स वी सिंपली प्लेस वन बैलेंस शीट बिसाइड द अदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2001 की ये बैलेंस शीट और ये 2002 की, तो इसको वन टू एन अदर हमने इसको रखा है, ठीक है। अच्छा, एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ चेंजेस एन इंक्रीज प्लस और डिक्रीज माइनस इन अमाउंट। स्टेप 2 में क्या होगा, ईच बैलेंस शीट आइटम चेंज इज क्लासिफाइड एज इधर अ सोर्स और यूज ऑफ फंड्स। फॉर एग्जांपल ये 2001 में ये कैश है, ये 175 था और 2002 में 178 है, तो इसका डिफरेंस 3 है। अभी 3 प्लस है या माइनस है? प्लस है, क्योंकि ये कैश आपका बड़ा है। अभी ये यूज़ है या सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है। तो ये सारी क्लैरिटी हम एक नेट पे लेते जाएंगे और फिर हम उसको कंसोलिडेट करेंगे। तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अभी टेक नोट, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। सोर्सेज ऑफ फंड, अच्छा ये सोर्सेज ऑफ फंड क्या होगा, एनी डिक्रीज इन एन एसेट आइटम, किसी भी एसेट आइटम में जो डिक्रीज होगा वो आपका सोर्स ऑफ फंड होगा। यानी कि अगर आपने अगर आपका एसेट डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपने एसेट को डिस्पोज किया या एसेट को आपने सेल आउट किया है। तो एसेट को जब सेल आउट किया तो उसके अगेंस्ट आपका कैश आएगा, तो ये सोर्स ऑफ फंड है कि आपके पास फंड कैसे सोर्स हुआ, कैसे आया, वो एनी डिक्रीज इन एसेट आइटम, किसी भी एसेट आइटम में डिक्रीज हुआ है तो वो आपका सोर्स ऑफ फंड आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें अकाउंट्स रिसीवेबल आपका एसेट है, तो 2001 में 740 था, 2002 में 678 है, तो इसका जो डिफरेंस है ये आप एसेट आपका डिक्रीज हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड्स। इस तरह आप हर एसेट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। एनी इंक्रीज in a claim item, for example the liability of shareholders equity item, तो source of fund any increase ये किस में आएगा, आपकी लाइबिलिटी में या शेयर होल्डर इक्विटी में। लाइबिलिटी में अगर आपने लोन लिया है, यहाँ पे बैंक लोन और नोट्स पेएबल आ रहा है, तो 356 था तो उससे बढ़ के 448 हुआ है, तो ये आपका लोन बढ़ा है, तो ये प्लस हुआ। लेकिन प्लस होने के बाद आपने देखना है कि ये क्या है, ये आपका एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटी या शेयर इक्विटी है, तो ये फिर आपका सोर्स ऑफ फंड होगा, ठीक है। तो यूज़ ऑफ फंड क्या है, एनी इंक्रीज इन एन एसेट आइटम। अगर आपका एसेट आइटम बड़ा है तो वो यूज़ किया फंड, क्या कि आपने एसेट एक्वायर किया, आपने एसेट बाई किया है, तो वो यूज़ ऑफ फंड है, वो सोर्स नहीं है। एनी डिक्रीज इन अ क्लेम आइटम, अगर आपने अपनी लाइबिलिटी को पे किया है या आपने डिविडेंड को पे किया है या आपने रिटेन अर्निंग को कम किया है, तो ये आपका यूज़ ऑफ फंड है कि आपने फंड यूज़ किया है। तो ये थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर रखना है कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या है और यूज़ ऑफ फंड क्या है, तो ये आपको फिर चीज़ें क्लियर होंगी। ये एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा, वो सेम कॉन्सेप्ट की इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, अभी ये आपके पास आ गई, ठीक है, ये सेम ये फिगर्स आए हैं, लेकिन मैं ये इधर इसको यहाँ पे रखूँगा क्योंकि आगे हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का, तो हमें ये चाहिए होगी, तो हम स्क्रॉल अप नहीं करेंगे। अच्छा, अभी जैसे कैश है, ये डायरेक्शन चेंज की क्या है कि ये बड़ा है, तो ये सोर्स है या यूज़ है, ये यूज़ है, ठीक है। 3 आपका जो डॉलर है वो बड़ा है, तो ये यूज़ है। अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो आपका नेगेटिव है, कम हुआ है, तो ये सोर्स है कि आपके पास कलेक्शन आई, आपका एसेट कम हुआ है, कि इसको ज़हन में रखना आपने, आपका एसेट डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो ये सोर्स है। सोर्स के नीचे आपने इसका डॉलर जो भी डिफरेंस है वो लिख दिया है। इस तरीके से आप ये सारे इसको चेक करते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। तो ये करंट एसेट्स नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम कंसोलिडेटेड या ग्रॉस नहीं लेते, तो ग्रॉस का हम नहीं लेंगे। फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट ग्रॉस का नहीं लेंगे क्योंकि इससे आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है, तो नेट हम लेंगे, नेट का हम जो डिफरेंस है ना वो लेंगे। आपके एसेट जो हैं वो कम हुए हैं, ठीक है, तो डिक्रीज इन एसेट
ये आपका डिक्रीज इन एसेट सोर्स ऑफ फंड है, तो इस सोर्स ऑफ फंड में $8 जो है वो आ गया। इस तरीके से लाइबिलिटी का भी आप चेक कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक लोन जो है वो आपका बड़ा है, प्लस है, तो ये आपका क्या हुआ, अगर आपकी लाइबिलिटी और शेयर होल्डर यानी कि क्लेम जो है आपका बर्ड है, तो ये आपका सोर्स है, ये आ गया। या हम बात करते हैं एक्रूड टैक्सेस की, कि आपका जो टैक्स है वो पहले 127 था और अभी लाइबिलिटी कम हुई है, तो ये नेगेटिव है, तो आपका क्लेम जो है वो कम हुआ है, तो ये नेगेटिव है, तो ये आपका यूज़ ऑफ फंड है कि आपने ये इतना पे कर दिया है, ठीक है, तो ये यूज़ ऑफ फंड है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करके इस सब को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो हम ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी वही जो क्वेश्चन इन्होंने किया है, इसी क्वेश्चन को उन्होंने आगे इसको इंटरप्रिटेशन कर दिया, थोड़ा ब्रीफ में कर दिया कि सोर्सेज को एक जगह लिख दिया है, इंक्रीज रिटेन्ड अर्निंग्स, डिक्रीज नेट एसेट्स, डिक्रीज अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज बैंक लोन्स, इंक्रीज अकाउंट पेएबल, ये सारा जो भी आपके यहाँ फिगर्स आए हैं ये 263 तो आप ये देखें कि आप सोर्सेज को इकट्ठा करके उसका पूरा फिगर लें और यूजेस को, तो वो सेम आएगा कि आपने इतने सोर्स जनरेट किए और जो यूज़ ऑफ फंड किया वो सेम हुआ। तो ये इस चीज़ का एविडेंस है कि जितना आपका सोर्स जनरेट हुआ उतना आपका फंड का यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो ये सोर्स आपने जनरेट किया, ये फंड जनरेट किया, और आपने इसको यूज़ कहाँ किया, आपने इन्वेंट्री को इंक्रीज़ किया, आपने प्रीपेड एक्सपेंस को इंक्रीज़ किया, आपने टैक्स प्रीपेमेंट्स को इंक्रीज़ किया, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने बढ़ाई, एक्रूड टैक्सेस टैक्स पे किया, और कैश, ये तो कैश जो है ना वो सोर्स नहीं है, कैश अगर बढ़ेगा वो सोर्स नहीं है, वो यूज़ है। तो कैश के बारे में ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, तो आगे बताएंगे भी, उसका एक टिप टॉप भी होगा, टिप। अच्छा, अभी ये एक उन्होंने बनाया है टू अंडरस्टैंड क्विकली, तो ये आपकी एसेट्स हैं, ये आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, ये आपका सोर्स है और ये आपका यूज़ है। तो वो सेम जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको अभी उन्होंने एक ग्राफ की शक्ल में दे दिया है। तो ये एसेट लाइबिलिटीज़, आपका एसेट डिक्रीज़ होगा, आपका सोर्स है, आपका एसेट जो है वो इंक्रीज़ होगा तो आपका यूज़ ऑफ फंड है, आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी तो वो सोर्स है, अगर आपकी लाइबिलिटीज़ कम होंगी तो वो यूज़ ऑफ फंड्स है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको ज़हन नशीन रखेंगे तो ये बहुत इजी होगा डिफ़ाइन करना। तो ये फ़्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट जो है ना वो आप इसको पढ़ रहे हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट उसके रिलेटेड हैं, ठीक है। अच्छा, अभी वो जो क्वेश्चन था कैश के बारे में, इज़ एन इंक्रीज़ इन कैश अ सोर्स और यूज़ ऑफ फंड, कि कैश जो इंक्रीज़ हुआ है वो सोर्स है या यूज़ ऑफ फंड है। अभी हम अगर ये लगाते हैं एसेट हमारा क्या है, वो बड़ा है, कैश हमारा करंट एसेट है ना, तो एसेट हमारा बड़ा है, तो वो ये क्या है, यूज़ ऑफ फंड। तो ये सोर्स ऑफ फंड है नहीं है, तो ये यहाँ पे इसका आंसर है, ज़रा गौर से पढ़ें। One's first inclination is to answer a source, but if you did, you would be wrong. Remember, because cash is an asset, and if it increases, it is by definition a use. Asset increase, it's a use. The real source might have been increased borrowing that could have gone to increase inventory, but instead went to increase the cash account. तो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं, अगर आप इस फार्मूला जो लगाएंगे उसके अगेंस्ट तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा जो कैश है वो एसेट है, तो अगर वो बड़ा है तो वो यूज़ है। तो ये क्या सोर्स नहीं है, क्योंकि कैश बढ़ने जो है ना वो सोर्स नहीं, आपको वो कैश कहीं से आया है तो तभी बढ़ा है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है आपने लोन लिया हो, इन्वेंट्री ख़रीदी हो, और पूरे जो लोन कैश लिया आपने उसकी इन्वेंट्री नहीं ख़रीदी, तो उसमें कुछ बैलेंस रह गया जो कि आपके कैश अकाउंट में शो हो रहा है, उसको हिट किया, तो वो आपका यूज़ है, आपका सोर्स ऑफ फंड नहीं है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था और उसका आंसर। अच्छा, अभी एडजस्टमेंट जो है वो इसको मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। Although we could begin to analyze our basic sources and uses statement right now, a few minor adjustments will provide us with an
even more useful statement with which to work. We will want to better explain the change in retained earnings and that in the net fixed assets. We purposely separated these two items from all the rest in table 7.2. Next we will see that once we give a more detailed explanation of these two net changes. The rest of table 7.2 will remain virtually untouched. तो इसमें क्या कह रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट हैं वो करेंगे, तो वो एडजस्टमेंट उन्होंने क्या किया है कि वो रिटेन्ड अर्निंग्स और जो नेट फिक्स्ड एसेट है उसको उसके थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे, और ऑन पर्पस उन्होंने इसको सेपरेट रखा है अगले जब हम जाएंगे. अच्छा, अभी रिकग्नाइज प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स रिटेन्ड अर्निंग वाले उसमें आ गया कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट है वो वहाँ से आप डिविडेंड पे करते हैं, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वहाँ से डिविडेंड पे करते हैं. अभी जो डिविडेंड पे करते हैं वो कैश डिविडेंड होता है, और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो ऑन एक्रूवल बेसिस है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट ऑन एक्रूवल बेसिस जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है उस पर प्रिपेयर होती है. तो नेट प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि आपका ये सारा जो नेट प्रॉफिट है वो आपका कैश है, ये एक आप माइंड में रखना है. लेकिन जो आप डिविडेंड पे करते हैं वो आप कैश डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है. तो ये इसको हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है और बाकी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. सो फॉर आवर फंड स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ओनली द नेट चेंज इन द रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट. नेट चेंज जो रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में शो करता है, ठीक है. अगर आप वापस जाएं तो ये $58 इंक्रीज रिटेन्ड अर्निंग्स, ये 58, ठीक है. तो ये आपका सोर्स था, आपने इंक्रीज़ किया तो आपने कैपिटल इंक्रीज़ किया तो ये आपका सोर्स था 58. तो ये नेट का हमने लिया था, ठीक है. तो ये नेट कैसे आया वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो, ठीक है. ओके, द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेंट फंड्स फ्लो and need to be shown separately. However, making use of the firm's earnings statement to get the needed figures, we simply delete the net change in the retained earning and substitute its component in our fund statement. तो उन्होंने वो जो net change है उसको delete किया है, तो ये adjustment उन्होंने की है, तो ये उन्होंने income statement से लिया. तो अगर आप यहाँ देखें, ये income statement, ठीक है. ये $201 अर्निंग्स आफ्टर टैक्स और ये कैश डिविडेंड्स, तो ये इन्होंने यहाँ पे लिया, तो इसका डिफरेंस है 58. तो इस ये कहने का मकसद उनका क्या है कि ये आपका नेट चेंज है इन रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि आपका जो भी प्रॉफिट है वो जाता है, वो हिट करता है रिटेन्ड अर्निंग्स को. तो जब आपने नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स से कैश डिविडेंड माइनस किया तो 58 जो है ना इसने हिट किया है जो आपका रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है. तो ये नेट चेंज है, ये आपने माइंड में रखना है. तो इन्होंने इनको थोड़ा सा वो नेट चेंज को इग्नोर किया है, और फिर जो इसके एक्चुअल कंपोनेंट हैं विच रिजल्टेड इन दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग, सो दैट्स दिस टू कंपोनेंट्स. ओके, अच्छा, उसके बाद रिकग्नाइज डेप्रिसिएशन एंड ग्रॉस चेंज इन फिक्स्ड एसेट. अभी इसमें डेप्रिसिएशन, जब हम फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक हमारा बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो उसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता या कोई फंड की फ़्लो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और वो बुक कीपिंग एंट्री है और ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है. तो ये कोई फंड फ्लो नहीं है. तो इसकी हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे ये मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ पे. दिस नॉन कैश एक्सपेंस एक्चुअली हेल्प्स कंसील द फुल ऑपरेटिंग फंड फ्लो फ्रॉम अस, ठीक है, ये छुपा देता है. What we really want to know is something called funds provided by operations. हम अभी यहाँ पे फंड उसकी फ़्लो की बात कर रहे हैं, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये फंड्स फ़्लो को मतलब उसके कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन नहीं करता है. हम यहाँ पे जो ऑपरेशन से फ़ंड प्रोवाइड हो रहा है उसको हम देखते हैं. तो हम क्या करेंगे, something usually not expressed directly on the income statement. To find it we must add back depreciation to net profit. तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो नेट प्रॉफिट आया हमारा उसमें हम ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमने माइनस किया होता है हम उसको ऐड बैक करते हैं, ठीक है. उसको ऐड बैक करते हैं क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है और इसमें ना सिर्फ कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है बल्कि
फ्लो ऑफ फंड्स भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐड बैक करते हैं। बट वी शुड कीप इन माइंड दैट डेप्रिसिएशन डज नॉट रियली क्रिएट फंड्स, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको। फंड्स आर जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, बट वी नीड टू ऐड इट बैक टू नेट इनकम टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग एंट्री दैट ओरिजिनली रिमूव्ड इट। तो हम जो इसको ऐड बैक करते हैं, वो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की है, उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हुआ है, और इसमें फंड फ्लो ऑफ फंड्स नहीं है, फंड फ्लो नहीं है, और ना ही ये कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो फिर इसको हम ऐड बैक करते हैं। ये आपने कॉन्सेप्ट जो है ना वो माइंड में रखना है। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे क्या कहते हैं कि ग्रॉस एडिशन टू फिक्स्ड एसेट, इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट फिक्स्ड एसेट प्लस डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड। तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड आप निकाल लेंगे, और इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट फिक्स्ड एसेट। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट फिक्स्ड एसेट आपका यहाँ पे निकला हुआ है जब आपने ये सारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया था। ये आपका नेट फिक्स्ड एसेट है, 747 से 739 गया, तो ये डिक्रीज़ हुआ तो ये सोर्स है क्योंकि एसेट डिक्रीज़ हुआ है, और ये 8 आपके पास आ गया। तो ये डिक्रीज़ या इंक्रीज़ ऑफ नेट एसेट है। अगर डिक्रीज़ है तो -8 आएगा, अगर ये डिक्रीज़ है तो -8 आएगा, और जो डेप्रिसिएशन में इसकी एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। तो हम वापस वहीं चलते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड, और ये आपका जो इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है तो इसकी एडजस्टमेंट आएगी। तो 104 जो है ना वो ग्रॉस एडिशन टू फिक्स्ड एसेट होगा। तो इसमें से जो इसका डेप्रिसिएशन का इफ़ेक्ट है वो रिमूव हुआ है। तो अगर आप इसको फॉर एग्जांपल जो नेट एसेट का, जैसे उन्होंने नेट रिटेन्ड अर्निंग को जो है कॉन्सेप्ट रिमूव किया था, तो इसी तरह अगर नेट एसेट का जो है उसका हम कॉन्सेप्ट रिमूव करें तो हम क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन आपकी आ रही है, ठीक है, वो लेंगे 112 और एडिशन टू फिक्स्ड एसेट 104, तो आपका ये डिक्रीज़ और इन नेट फिक्स्ड एसेट आ गया 8। तो डेप्रिसिएशन से एडिशन टू फिक्स्ड एसेट के आपका फिक्स्ड एसेट कितना बड़ा है 104, जो कि यहाँ से आपने निकाला है। तो ये आपका जो नेट फिक्स्ड एसेट की फ्लो ऑफ फंड है वो आपका इस तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है। तो इन्होंने नेट फिक्स्ड एसेट को भी किसी और तरीके से कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे जो आपके रिटेन्ड अर्निंग है इसको किसी और तरीके से कैलकुलेट किया है, क्योंकि ये नेट अगर इन्होंने रिमूव किया तो इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एजम्पशन यहाँ पे इन्होंने ली थी कि जो रिटेन्ड अर्निंग है और जो आपके नेट फिक्स्ड एसेट है, अगर उनकी हम नेट फिगर नहीं लेते टू चेक द फ्लो ऑफ फंड्स, तो हम इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सोर्सेज फंड्स प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशंस, तो फिर हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो डिविडेंड्स आ गए, एडिशन टू फिक्स्ड एसेट आ गए, डेप्रिसिएशन सेपरेट आ गई। तो ये फ़र्क आप देखें कि जब आपने सोर्सेज ऑफ यूजेस यहाँ पे बताया था, तो इंक्रीज रिटेन्ड अर्निंग और डिक्रीज नेट फिक्स्ड एसेट, तो इनका आपने नेट लिया था, ठीक है। जब आप नेट नहीं लेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे, उसके बाद डिविडेंड्स जो नेट प्रॉफिट से पे वो लिखेंगे, और एडिशन टू फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस आपके पास 58 आ जाएगा, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस आपके पास 8 आ जाएगा, और वो वही है जो। तो ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद हम ये देखते हैं एनालाइजिंग द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट। अभी हमने ये तो सीख लिया है कि सोर्स को डिफाइन कैसे करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, यूज़ को उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनको डिटर्मिन कैसे करना है। अभी है कि उनको हम एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए रीड आउट करता हूँ, इट्स वेरी इजी। अगर आपको सोर्स और यूज़ का फंड का जो यूज़ और सोर्स है उसकी समझ आ गया तो उसको एनालाइज करना इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो वो मैं अभी ये आपके लिए रीड आउट करता हूँ, जहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो फिर मैं आपको बताऊँगा, और उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है ना वो हम देखेंगे और वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये फॉर्मेट भी आपको जहन में रखना होगा, और ये है सिर्फ हम यहाँ तक इस स्लाइड को फिर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, वी सी दैट 7.3 द प्रिंसिपल यूजेस ऑफ फंड्स of 2002 fiscal year were dividends, addition to fixed asset, increase in inventory and long term investment and a sizable decrease in tax payable। तो ये सारा उसी को
इंटरप्रेट कर रहा है कि क्या हुआ है, क्या डिक्रीज़ हुआ है, क्या इंक्रीज़ हुआ है और वो हमें क्या मिला था। तो ये सारा उन्होंने वही उसको एक इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर दिया है। अभी इसकी इम्प्लीकेशन क्या है फंड स्टेटमेंट एनालिसिस की? The analysis of fund statement gives us insight into financial operation of a firm that will be especially valuable to you if you assume the role of a financial manager, examining past and future expansion plans of the firm and their impact on the liquidity. तो ये जो एनालिसिस है फंड स्टेटमेंट का, ये फर्म के फाइनेंशियल ऑपरेशन की इंसाइट देता है कि फाइनेंशियल ऑपरेशन जो है वो उनके कंपोनेंट कौन से हैं और वो कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, और फाइनेंशियल मैनेजर इसकी इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेगा और वो देखेगा कि इस जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है इसका लिक्विडिटी पे क्या इफ़ेक्ट है। तो फंड स्टेटमेंट मेनली फोकस ऑन लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। Imbalances in the uses of funds can be detected and appropriate actions taken। तो वो उसमें देखेगा कि इम्बैलेंस फंड्स का कहाँ पे है। मिसाल के तौर पे आपने प्रॉफिट किया है, ठीक है, आपको कैश डिविडेंड देना है, तो कैश डिविडेंड के लिए इवन आपने प्रॉफिट बनाया, आपकी सेल्स है, लेकिन आपके पास कैश नहीं है, तो वो फिर आपने डिविडेंड तो देना ही है, कैश डिविडेंड। तो फिर क्या है कि आप बोरोइंग करेंगे, सोर्स ऑफ फंड देखेंगे, तो उसके हिसाब से आप जो है उनका जो कैश डिविडेंड है वो पे करेंगे। Another use of fund statement is in the evaluation of the firm's financing. An analysis of the major sources of funds in the past reveals what portions of the firm's growth were financed internally and externally. तो एक और फंड स्टेटमेंट का यूज़ क्या होगा कि फर्म की जो फाइनेंसिंग है वो हम देखेंगे कि जो फंड के मेन सोर्सेज हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे, कितना पोर्शन जो है वो ग्रोथ ने फाइनेंस किया है और कितना जो है वो हम एक्सटर्नली फाइनेंस करते हैं वाइल वी गेट द लोन और बोरोइंग्स। तो इससे हमें ये भी पता चलता है। और इसके अलावा फंड स्टेटमेंट यूज़फुल और भी होती हैं, कैसे द फर्म हैज़ एक्सपेंडेड एट टू फास्ट रेट एंड वेदर द फर्म फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इज स्ट्रेंड। तो अगर फर्म ने एक्सपेंड किया तो ये कैसे एक्सपेंड किया है, हो सकता है वो जो उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं सप्लायर्स को, अकाउंट्स पेबल को, उसको हेल्ड किया है, मतलब उसको पे ऑफ नहीं किया टाइमली, तो उसका जो कैश इफेक्ट है आया तो उस हिसाब से उन्होंने एक्सपेंड किया है। तो एक्सपेंशन जो है उसकी बेसिस क्या है वो फिर हमें पता चलती है फंड फ्लो स्टेटमेंट से कि ये कैसे एक्सपेंड हुई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और कहता है एन एनालिसिस फॉर फंड स्टेटमेंट फॉर द फ्यूचर विल बी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू यू एज द फाइनेंशियल मैनेजर इन प्लानिंग intermediate and long-term financing of the firm. It reveals the firm's total prospective need for funds. इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है फर्म की वो कैसी है। अगर आपने एक एसेट एक्वायर किया तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कैसी है, वो आपने उसकी लॉन्ग टर्म पेमेंट है आपने करनी है, वो कब जो है सेल्स जनरेट करने के काबिल होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी इसमें फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है वो इसको हेल्प आउट करता है टू चेक द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ द फर्म। अच्छा, अभी अगला हमारा ये टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ये कैश इनफ्लोज होता है और कैश आउटफ्लोज होता है, और इसको हम मेनली 3 कैटेगरी में इसको कैलकुलेट करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम इसके कैश फ्लो को जो है उसका फ्लो ऑफ कैश है या फ्लो ऑफ फंड है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका टोटल लेते हैं ऑपरेटिंग से, फिर इन्वेस्टिंग से और फिर फाइनेंसिंग से। तो हमें पता चलता है कि ऑपरेशन से कितना कैश या फंड जनरेट हुआ है, इन्वेस्टिंग से कितना हुआ है, फाइनेंसिंग से कितना हुआ है। तो ये 3 जो डिफरेंट टोटल हैं ये फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना उसके कंसोलिडेटेड फिगर देता है। अच्छा, तो इसमें हम क्या देखते हैं, कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस टू पे डेट्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। तो जो ऑपरेशन से हमारा कैश इनफ्लो जनरेट हुआ है उससे वो डेट पे करता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स, क्योंकि डिविडेंड्स जो हैं वो कैश डिविडेंड होते हैं और वो नेट प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट होते हैं विद द पे आउट रेशो।
नेक्स्ट है कंपनीज नीड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा कि कंपनी ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए नहीं चाहिए, तो वो फाइनेंसिंग में आएगा. द रीज़न फॉर डिफरेंस बिटवीन नेट इनकम एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, द इफेक्ट ऑफ कैश एंड नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शंस. तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की जो कैश और ये नॉन कैश है वो उसका भी इफ़ेक्ट हम जो है ना इसमें लेते हैं. तो इसको आप सारा पढ़ लीजिएगा. मैं स्ट्रेट अवे इस टेबल पे चलता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा और फाइनेंसिंग में. तो ये आपने इसको पी लेना है, ये आपको याद होना चाहिए. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लोज पहले आएगा, फिर कैश आउटफ्लोज. तो जो भी एक्टिविटी है उसमें कैश इनफ्लोज होंगे और कैश आउटफ्लोज होंगे. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑपरेशन से आया तो आपका कैश आया फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वट एवर द फर्म एक्टिविटीज़. सेल से आएगा फ्रॉम रिटर्न्स ऑन लोन्स, इंटरेस्ट इनकम एंड इक्विटी सिक्योरिटी, डिविडेंड इनकम. तो जो आपका क्लेम है इन्वेस्टमेंट्स का, तो ऑपरेशन के दौरान फॉर एग्जांपल आपने लोन जो है किसी को दिया, उसकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो ये आपकी ऐड बैक होती है आपके ऑपरेशंस में. जैसे जब हम आप स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाते हैं तो इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, आपके पास कोई इक्विटी सिक्योरिटीज़ हैं तो उसके बेस पे आप कंपनी को, फर्म को डिविडेंड मिलता है. तो ये कैश इनफ्लोज है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से. ठीक है. कैश आउटफ्लो क्या है, आपने सप्लायर को पे किया है, आपने एम्प्लॉइज़ से जो सैलरी हैं वो पे की हैं, आपने इंटरेस्ट पे किया है, आपने टैक्सेस पे किए हैं या गवर्नमेंट की कोई फ़ी पे की है, और आपने सप्लायर्स को पे किया है फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. एक तो आपने सप्लायर को पे किया फॉर इन्वेंटरी और जो कि आपका कॉस्ट में आता है, दूसरा आपने सप्लायर्स को दूसरे एक्सपेंसेस के लिए पे किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए. एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, शोज़ इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट डिफाइंड एंड एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो ना इन्वेस्टिंग है और ना फाइनेंसिंग है, ये ऑपरेशन से है. दिस कैश फ्लोज आर जनरली द कैश इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट एंटर इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम. तो ये नेट इनकम तक पहुंचने में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ये उनका कैश इफेक्ट है. Thus we see items that not all statement users might think of as operating flows, items such as dividend and interest received as well as interest paid. तो ये बहुत सारे कहेंगे कि ये ऑपरेटिंग में नहीं है क्योंकि आपका ये नेट इनकम कैलकुलेट करने में आता है, आपका डिविडेंड भी नेट प्रॉफिट में आफ्टर जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उससे पे होता है, और उसके बाद आपकी इनकम ऐड होती है जो कम्प्रीहेंसिव इनकम पे हम जाते हैं. तो नेट इनकम की डिटर्मिनेशन में ये सारा होता है. तो ये भी एक डिबेट है कि इसको ऑपरेटिंग में नहीं होना चाहिए, इसको इन्वेस्टिंग में होना चाहिए, फाइनेंसिंग में. तो इन्वेस्टिंग में क्या आता है, shows impact of buying and selling fixed asset and debt or equity securities of the other entities. ठीक है. कैश इनफ्लोज में क्या आएगा, आपने किसी फिक्स्ड एसेट को सेल किया है या आपने किसी डेट और इक्विटी सिक्योरिटी को सेल किया है. अदर कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज़, मतलब आपने जो डेट या इक्विटी सिक्योरिटी को सेल किया है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने इक्विटी की कोई इन्वेस्टमेंट की जिस पर आपको डिविडेंड मिलता है, आपने वो सेल किया है, तो वो आपका कैश इनफ्लोज होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. कैश आउटफ्लो क्या होगा, आपने कोई नया एसेट ख़रीदा है या आपने कोई नई दूसरी एंटिटीज़ की कोई नई सिक्योरिटी आपने ख़रीदी है, ये आपका इन्वेस्टिंग हो जाएगा. फाइनेंसिंग एक्टिविटी किया, इनमें कैश इनफ्लो क्या होगा, आपने कोई लोन लिया, बोरोइंग, या आपने फ्रॉम सेल ऑफ द फर्म्स ओन इक्विटी सिक्योरिटीज़, या आपने इक्विटी सिक्योरिटी अपनी फर्म की सेल की है तो उसके अगेंस्ट आपको कैश इनफ्लो हुआ है, यानी कि शेयर सेल किए हैं. कैश आउटफ्लो क्या होगा, टू रीपे अमाउंट बोरोड, आपने लोन पे किया है प्रिंसिपल. टू रीपरचेज द फर्म्स ओन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी आपने सेल किया उसको रीपरचेज किया है और पे शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया है. शोज़ इम्पैक्ट ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स विद शेयर होल्डर्स एंड द बोरोइंग एंड रीपेइंग ट्रांजेक्शन विद लैंडर्स. तो ये आपको ये सारा फाइनेंसिंग में आएगा. अच्छा, ये आपके कॉन्सेप्ट इसमें ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर इसकी हम एग्जांपल करेंगे. ठीक है, तो ये एग्जांपल आ गई हमारे पास.
अच्छा, ये डायरेक्ट मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड है, ये फ्रेम ए और फ्रेम बी। ये पहले हम डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं और फिर हम इनडायरेक्ट पे आएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसमें हम डायरेक्ट लिखते हैं कैश का, ये थोड़ा सा फ़र्क आप ज़रा देखें। डायरेक्ट में हम डायरेक्ट कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो हर एक्टिविटी का लिखेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में हम फ्लो जो है उसको कंसीडर करेंगे कि कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे जनरेट हुआ है, वो फ्लो से हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, आपकी कैलकुलेशन में आपको पता चलेगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स 4054, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ 3539, इंटरेस्ट पेड 85, टैक्स पेड 211। तो ये सारा आपका इसको जो कैश इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो वो आ जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि सेल है जो हमने इधर पढ़ा था, जो आपकी एक्टिविटी की सेल है सर्विसेज की या गुड्स की, उससे जो कैश आए कस्टमर से वो ये आ गया। उसके बाद जो आपने सप्लाईज और एम्प्लॉयज़ को पे किया तो वो आपने कितना पे किया, इंटरेस्ट कितना पे किया, और टैक्स जो गवर्नमेंट की फ़ी है या कोई टैक्स है वो कितना पे किया है। तो ये नेट कैश प्रोवाइडेड यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इस सारे का आ जाएगा। तो ये कैश इनफ्लो है और ये तीनों कैश आउटफ्लो हैं। तो आपका नेट कैश इनफ्लो आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होगा, आपने कोई एसेट जो है वो सेल की है, आपने लॉन्ग टर्म पेमेंट जो है वो कोई पे की है। तो 104 आपका फिक्स्ड एसेट था, ठीक है, वो आपने एक्वायर किया था। 65 आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पेमेंट की है, वो आ गया। तो नेट कैश आउटफ्लो फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ये आया है। इस तरह आप फाइनेंसिंग से करेंगे, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग 92, एडिशन टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4, डिविडेंड कितना पे किया है 143। तो ये नेट कैश आउटफ्लो आया फाइनेंसिंग से 47। तो इंक्रीज डिक्रीज इन कैश जो है वो कैश इक्विवेलेंट्स का आपका आ गया। कैश जो है वो 2001 में कितना था और 2002 में, इसका जो डिफरेंस है वो 3 आ गया, ठीक है। तो ये टोटल आपका ये 219। तो ये आपको यहाँ से भी पता चल सकता है जो हमने बनाया था पहले। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, नेट इनकम 201। अच्छा, तो ये जो है ये रिकन्सिलिएशन है जो डायरेक्ट मेथड से हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाला है, उसकी ये रिकन्सिलिएशन है। और एक्चुअली यही रिकन्सिलिएशन जो है ना, ये आप जब इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा वो यही आएगा। तो ये रिकन्सिलिएशन आप देख लीजिएगा, हम अभी पढ़ते हैं इसका जो इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि इसमें वही चीज़ें आएंगी। तो अभी ये देखें, नेट इनकम आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये आपने टेबल खोला है तो ये नेट इनकम आपके आ गई, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 201 ये आ गए, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 112, तो ये आपने ऐड बैक की। तो आपने नेट प्रॉफिट से शुरू किया और जो नॉन कैश आइटम है वो डेप्रिसिएशन आपने ऐड बैक की है, ठीक है। उसके बाद कैश प्रोवाइडेड यूज्ड बाय करंट एसेट एंड ऑपरेटिंग रिलेटेड लायबिलिटीज़, डिक्रीज अकाउंट रिसीवेबल। तो जब आप जो है इनकी इनकम स्टेटमेंट्स पे बैलेंस शीट पे जाएंगे तो आप इसकी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, फंड्स कैसे फ़्लो किए। जब ये आप देखेंगे बैलेंस शीट, अच्छा तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, डिक्रीज़ अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल 740 से 678 डिक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ 62। इंक्रीज़ इन्वेंट्री, तो ये हमारा कैश का इफ़ेक्ट है, ये आपने जहन में रखना है। अगर हमारे रिसीवेबल कम हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमें कैश रिसीव हुआ है, कस्टमर ने पे किया है। इन्वेंट्री में इंक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब है आपने कैश पे किया है तो आपका कैश डिक्रीज़ हुआ। सो इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज़ हुई 1235 से 1329, तो ये हमारा ये इसको माइनस किया इंक्रीज़ इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस अगर आपका डिक्रीज़ हुआ है तो वो ये इंक्रीज़ हुआ है 17 से 21, ये इंक्रीज़ हुआ है तो डेफिनेटली ये कैश आउटफ्लो है। उसके बाद इंक्रीज़ टैक्स प्रीपेमेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं तो कैश आउटफ्लो है। इंक्रीज़ अकाउंट्स पेएबल, आपका अकाउंट्स पेएबल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने पेमेंट नहीं की कस्टमर को, तो ये कैश इनफ्लो है, तो वो आपका डिफरेंस कैश इनफ्लो आ गया। डिक्रीज़ एक्रूड जो एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड टैक्सेस,
ये डिक्रीज़ हुआ, जिसका मतलब है आपने पे किया 127 से ये 36 है, तो ये आपका नेगेटिव 91 आ गया कैश का जो इफेक्ट है। अदर जो एक्रूड लाइबिलिटीज़ हैं, अदर एक्रूड लाइबिलिटीज़ 164 से 191 बढ़ी हैं, तो ये आपका कैश ऐड हुआ। तो ये आपने नेट इनकम से शुरू किया और आपने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया जो नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो करंट एसेट्स और जो ऑपरेटिंग रिलेटेड लाइबिलिटीज़ है उनकी मूवमेंट आपने बता दी, तो ये आपका 219 आ गया। तो ये आप देखें कि यहाँ पे जब डायरेक्ट मेथड से आपने इसको कैलकुलेट किया था तो ये आपका यही 4054 आपने जो कस्टमर से रिसीव किया, फिर सप्लायर और एम्प्लॉयज़ को कितना पे किया, इंटरेस्ट कितना पे किया, टैक्स कितना पे किया, तो 219 आया था, ये डायरेक्ट मेथड से। और जब आप नेट प्रॉफिट से शुरू होके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से जब आप जाएंगे तो ये सेम आएगा। बाकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग वो बिल्कुल सेम है, वो सेम फिगर आएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो सेम आएगा। और एंड पे आपका इंक्रीज डिक्रीज इन कैश आप वो लिखेंगे, और जो दोनों ईयर का जो कैश है आपका आया था वो लिखेंगे। तो इन सब के जो आप कंसोलिडेट करेंगे तो आपका ये कैश बैलेंस होगा 175 से 178। तो ये कैसे बैलेंस हुआ, 219 माइनस 169, फिर इसमें से माइनस किया हमने 47, ये नेट कैश जो है। उसके बाद हमारा जो आंसर आया वो $3। $3 में आपने जो क्लोजिंग कैश ऑफ द ईयर 1 है वो ऐड किया, तो ये आपका क्लोजिंग कैश ऑफ ईयर 2 होना चाहिए जो कि ये 178 है। तो 175 में आपने ये जो नेट कंसोलिडेटेड कैश फ्लो आया है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसको आपने ऐड किया तो ये 178 जो है, तो ये फिर टैली हो गया। तो ये आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। हम यहीं तक पढ़ते हैं, आपने इसका फॉर्मेट देखना है, आपने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ आपने टेबल जो है इसको पढ़ लेना है। उसके बाद हम फोरकास्टिंग जो है कैश फ्लो फोरकास्टिंग वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कीजिए। अल्लाह हाफिज़।